हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC09 के आर्ग्यूमेंट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन 20AC09 टेस्ट पेपर में पूछा गया था वो रिजर्वेशन फॉर लोकल्स विल नॉट सॉल्व द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। आप इंट्रोडक्शन देंगे, अंडरलाइन करेंगे और इंट्रोडक्शन के नीचे लिखेंगे। कोई इधर बगल में लिखना शुरू कर देता है तो गलत नहीं है, बस थोड़ा मैसी लुक देता है। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर स्क्रिप्ट बहुत टाइडी लगे, नीट लगे, तो आपको नीचे देना चाहिए। फॉर दोगे, अंडरलाइन करोगे और फिर उसके नीचे 1 2 3 पॉइंट्स दोगे। फॉर के बगल में मत लिखना। कोई फॉर भी लिख देता है, फिर साथ में लिखता है रिजर्वेशन फॉर लोकल्स विल नॉट सॉल्व द एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बिकॉज। इतना लंबा सेंटेंस लिख के एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट मत करो। फॉर से जब काम चल रहा है तो फिर हम क्यों इतना लंबा सेंटेंस लिखें। ओके, कोई लिखता है आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ द स्टेटमेंट, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद अगेंस्ट है, सिंपल अगेंस्ट लिखो, अंडरलाइन करो और नीचे 1 2 3 और फिर कंक्लूजन दो। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप हमेशा न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दोगे रिलेटेड टू द टॉपिक। आप इंट्रोडक्शन में आर्गुमेंटेटिव पॉइंट्स मत शुरू कर दो, फेवर या अगेंस्ट में मत बात करना। आप बैकग्राउंड दे दो, हिस्ट्री दे दो, मीनिंग दे दो, या ये आर्गुमेंट क्यों ट्रिगर हुआ है, इग्नाइट क्यों हुआ है, इसके बारे में आप बता सकते हो एक लाइन में। ओके, और कंक्लूजन जो है वो आप बैलेंस्ड अप्रोच दोगे। कंक्लूजन में फॉर एंड अगेंस्ट का पूरा मिलाक जुलाकर एक जो बैलेंस्ड अप्रोच होता है, ऐसा नहीं कि आप कंक्लूजन पूरा फॉर की तरफ दोगे या पूरा अगेंस्ट की तरफ दोगे। आपको जो भी शॉर्टकमिंग्स लग रही है उसको बताते हुए अपना कंक्लूजन दोगे। अब मैंने इसमें अगर आप देखोगे इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन द स्टेट फॉर लोकल्स। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, MP आर फॉलोइंग द सेम सूट। आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन क्यों बना है इसका मैंने यहाँ पर रीज़न दे दिया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने 75% रिजर्वेशन दिया है लोकल्स के लिए और सिर्फ साथ में अलग जो स्टेट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। अब इसके फेवर में मैंने जो बात बोली है फॉर में वो मैं आपको बताऊंगी। अब जब एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस बोल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एम्प्लॉयर के लिए भी है जो एम्प्लॉय करता है, और एम्प्लॉय के लिए भी है जो जॉब ढूंढता है, इधर उधर एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है। ओके, दोनों तरफ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होगी। आपको समझ में आ गई बात। पहले मैंने डेटा दिया है कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, कम है एम्प्लॉयमेंट रेट, और वो एम्प्लॉयमेंट रेट और भी कम हो जाएगा यदि हम लोकल फर्स्ट पॉलिसी को एनकरेज करते हैं, क्योंकि इंटर स्टेट माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सब लोकल्स को ही जॉब मिलेगा, जिस स्टेट के हैं उसी को जॉब मिलेगा, तो बाहर के लोग दूसरे स्टेट में आएंगे नहीं, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन नहीं होगा। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो पूरे इंडिया से ही वहाँ पर आते हैं और जॉब करते हैं, जैसे बैंगलोर है, इज नोन टू एम्प्लॉय पीपल ऑल ओवर द इंडिया। अगर लोकल रिजर्वेशन हो गया तो इंडस्ट्रीज क्या है, वो लूज करेगी अपने माइग्रेटेड स्किल्ड एम्प्लॉयज को, इंडस्ट्रीज भी लूज करेगी और जो बाहर के एम्प्लॉयज हैं वो लोग भी लूज करेंगे जॉब को। अब सेकेंड पॉइंट में जॉब प्रोटेक्शन फॉर लोकल्स इकोनॉमिकली इरैशनल है, क्योंकि वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है उसको श्रिंक करता है। कॉरपोरेट सेक्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे उस स्टेट्स में जिस स्टेट्स में लोकल्स के लिए रिजर्वेशन है, क्योंकि वो लोग तो ये नहीं देखते ना कि तुम ये स्टेट्स के हो कि नहीं, वो लोग तो स्किल्स देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना बंद हो जाएगा, फिर नए जॉब्स नहीं जनरेट होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस तो बढ़ेगा ही। फिर मैंने थर्ड पॉइंट दिया है कि एग्रेरियन सेक्टर ऐसे ही डिस्ट्रेस में है, जो एग्रीकल्चर में है वो लोग खुद क्विट कर रहे हैं और इधर उधर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे ही जॉब की कमी है और वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी अगर लोकल रिजर्वेशन होगा तो। अब अगेंस्ट में मैंने दिया है कि लोकल रिजर्वेशन प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है, जिससे कम से कम जो लोकल्स हैं स्टेट्स के उनको अपना राज्य नहीं छोड़ना पड़ेगा दूसरी जगह जॉब तलाश करने में। ये जो लोकल रिजर्वेशन है वो कम से कम स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है उसको सॉल्व कर सकता है। द रीजन इज दैट इफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स फेल टू फाइंड इनफ skilled local workers, the state government is bound to train the local workers with required set of skills to meet the demands of the local market. फिर साथ में जो लोकल्स के ग्रीवेंसेस हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर,
कि बाहर से लोग आकर पूरा का पूरा जॉब ले लेते हैं और उनको जॉब नहीं मिलता है, तो वो ग्रीवेंसेस भी एड्रेस हो जाएंगे। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि इन द 21st century knowledge economy, merit, ability and desire to work towards success are the main determinants of employment rather than domicile, caste or religion. A better way is proper investment in education, health and skill development that would certainly generate new job opportunities for local as well as migrant laborers. Local reservation की बजाय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए एजुकेशन पर, हेल्थ पर, स्किल डेवलपमेंट पे, जिससे नए जॉब्स जनरेट होंगे और एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एड्रेस होगी। एपिस्टोक्रेसी विल मेक इंडिया स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो एपिस्टोक्रेसी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो आप लोग इस पर अच्छे से अपना कंटेंट नहीं दे पाओगे। एपिस्टोक्रेसी का मतलब होता है ऐसा प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स में वो ही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको पॉलिटिकल नॉलेज हो। पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मतलब है वोट कास्ट करना, इलेक्शन में खड़ा होना। तो मैंने क्या किया, एपिस्टोक्रेसी ऐसा है जिसका मतलब बहुत कम लोगों को पता है, अनफेमिलियर है, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में मतलब दे दिया। मतलब आप ऐसे वर्ड का दो, मीनिंग आप ऐसे वर्ड का दो जिसका जो अनफेमिलियर है। ऑनलाइन एजुकेशन है, ये सब का मीनिंग मत दिया करो। So epistocracy is the form of government in which only politically competent individuals have rights to vote and run for office. अब लिखा है कि एपिस्टोक्रेसी इंडिया को एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी बनाएगा। तो मैंने फॉर में इसमें लिखा है कि हाँ, वाकई में एपिस्टोक्रेसी स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी बना पाएगा। फॉर में मैंने लिखा है कि डेमोक्रेसी वो क्या करता है कि पॉलिटिकल डिसीजन जो है वो इनकम्पिटेंट सिटीजन्स को दे देता है, जिनको पता ही नहीं होता है कि वोट कास्ट जो करते हैं वो किस बेसिस पे करना चाहिए। कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल नॉलेज के बेसिस पे करना चाहिए। मगर एपिस्टोक्रेसी में क्या होता है, लीस्ट इन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म वोटर्स को हम रिप्लेस करते हैं वेल इन्फॉर्म वोटर्स से, ताकि बेटर आउटकम मिले फॉर सोसाइटी। सेकेंड पॉइंट दिया है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लीडर्स जो है आराम से सिटीजन्स को बेवकूफ़ बना सकते हैं अपने रिलीजियस प्रोपेगेंडा से, कास्ट के प्रोपेगेंडा से। मगर एपिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में पॉलिटिशियंस वोटर्स को अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे जब उनकी पॉलिसीज जो होगी उसको वो जस्टिफाई कर पाएंगे रैशनली। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, एपिस्टोक्रेसी में करप्शन और चीटिंग का चांसेस बहुत कम रहता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं दे आर चोजन बाय द वेल इन्फॉर्म वोटर्स, और जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स होते हैं दे नो अबाउट द पोर्टफोलियो इन विच दे आर लीडिंग। फॉर इंस्टेंस, डिफेंस मिनिस्टर इज समवन हु हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफेंस रिलेटेड इशू। अब अगेंस्ट में मैंने लिखा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है वो बेटर फंक्शन करती है एपिस्टोक्रेसी से, और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहते हैं, जो कि एपिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं। और एपिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर है वो कुछ लोगों के बीच में ही रहती है, नॉलेजेबल एक्सपर्ट्स के बीच में रहती है, जिसकी वजह से पावर को अब्यूज़ या मिसयूज़ भी किया जा सकता है। एपिस्टोक्रेसी सोसाइटी में सेग्रीगेशन भी करवा सकता है। जो भी पॉलिटिकली इग्नोरेंट सिटीजन्स हैं वो लोग को एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी में। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है एपिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। और तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, नॉलेज और एजुकेशन इज नॉट अ गारंटर ऑफ sound decision making. For instance, a total of 11 British PMs have not been to college, yet they were good politicians. We can mitigate the harm caused by political ignorance by limiting and decentralizing the power of democratic government rather than trying to transfer it to more knowledgeable hands. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टेस्ट पेपर के आंसर चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, बॉटम की तरफ आपको 20AC09 दिखेगा, तो उसमें जो 164 वाला लिंक है उसको क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप ये आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।